नमस्कार किसान भाइयों, मैं निखिल प्रताप सिंह, कृषि विस्तार अधिकारी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। कस्टम हायरिंग योजना के पिछले वीडियो में हमने आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया था। आशा है आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारा उद्देश्य सिर्फ शासकीय योजनाओं को पहुंचाना है और उनकी सटीक और सही जानकारी है, तो आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में छूट गए थे, उनको हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो उनमें सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड अनुदान क्या होता है। तो क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड अनुदान का अर्थ है कि शासन द्वारा अनुदान की राशि बैंक को ही दी जाती है। यह किसान को डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मतलब बैंक को ही ये अनुदान की राशि मिलती है। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अनुदान का जो समायोजन है, मतलब इसका अर्थ सीधे अपन सरल भाषा में समझे तो ये हुआ, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आपकी राशि थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है बैंक के अनुसार, वो आप बैंक में संपर्क करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पर अपन समझने के लिए बात करें तो जैसे आपने 25 लाख के यंत्र खरीदे, उसमें से आपने 6 लाख रुपए मार्जिन मनी जमा करी और आपको 10 लाख रुपए का अनुदान रहा, तो बचे कितने फिर इनमें से 6, 10 और 6 16, बचे 9 लाख। तो 9 लाख पर आपको जो है ब्याज देना होगा, सिर्फ 9 लाख पर। बाकी जो है मार्जिन मनी और अनुदान पर आपको ब्याज नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक प्रोसेस होती है, मतलब कि जैसे आपको जो अनुदान मिलेगा वो जितनी जल्दी मिल जाएगा, आपने जो भी प्रोसेस है इसकी जितनी जल्दी पूर्ण कर लोगे उतने आप फायदे में रहोगे। क्योंकि जैसे मान लो आपने 25 लाख का ले लिया, 6 लाख मार्जिन मनी जमा कर दी, तो आपके बचे 19 लाख। तो यदि आपको जब तक ये 10 लाख रुपए का आपको अनुदान बैंक को नहीं मिलेगा, जब तक बैंक आपके जो 19 लाख पर ब्याज लगाएगी। जितनी जल्दी हो सके आप ये कोशिश करें कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और आपका अनुदान डल जाए, तो आपके फिर 9 लाख पे ही आपका ब्याज लगेगा, 19 लाख पे आपका ब्याज नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर अगली बात यह है, अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के बाद बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जाएगा। मतलब बैंक द्वारा ब्याज जो है मार्जिन मनी के 6 लाख प्लस 10 लाख ये घटाकर ही ब्याज लिया जाता है। 9 लाख पे पूरे उस पे ब्याज नहीं लिया जाता। अब इसमें हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में डिफाल्टर घोषित होने पर अनुदान राशि उसे नहीं दी जाती। मतलब जो 10 लाख रुपए बैंक के पास रहेंगे आपके, अगर आपने जो ऋण है उसका नहीं चुकाया तो आपके वो 10 लाख रुपए आपको अनुदान के नहीं मिलेंगे और उसको भी ऋण मानते हुए बैंक द्वारा पूरी राशि को वसूल की जाएगी। तो आप इसको पूरी तरीके से जमा करें और इसका लाभ लें। फिर आगे है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बैंक ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है। तो बैंक ड्राफ्ट जो है अपने संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से ही बनता है। जिस भी जिले से हो वहाँ के सहायक कृषि यंत्री के नाम से अपन बनवा के जमा कर दे। अब जिसके अगला क्वेश्चन है, जिसके नाम से भूमि ना हो वो कैसे आवेदन करे। तो जिसके नाम से भूमि ना हो तो उसके पिताजी या उनके माताजी के नाम से भूमि हो सकती है, तो उनके नाम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो
ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि पिताजी शासकीय नौकरी में हो तो आवेदन कैसे करें। तो यदि पिताजी शासकीय नौकरी में है तो बेटे उनके जो पुत्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं और ज़मीन अपने पिताजी के नाम से इसमें लग जाएगी। और फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि इसमें लोन की क्या प्रोसेस है, मतलब बैंक लोन किस प्रकार से देगा। तो इसको थोड़ा अपन समझते हैं। जैसे सर्वप्रथम आपने आवेदन करा, आवेदन करने के बाद में लॉटरी में चयन हो गया आपका। चयन होने के बाद में मार्गदर्शी शिविर का आयोजन जिले के कृषि यंत्री कार्यालय में किया जाता है। उसमें जो भी जिसका भी चयन हुआ है उसको बुलाया जाता है, जो इस वर्ष 21 अगस्त 2024 को रखा गया है। इसमें बैंक से लोन की परमिशन समय सीमा 10 दिवस में लेकर आने को कहा जाता है। इसमें आपसे जो है 10 दिवस के अंदर बैंक से लोन की परमिशन लेकर आने को कहते हैं। आप बैंक से 10 दिवस के अंदर संपर्क कर ले। कभी कभी बैंक के पास भी आपकी सूची पहुंच जाती है, जिसके माध्यम से बैंक भी आपसे संपर्क कर सकता है। और बैंक से परमिशन मिलने के बाद जो परमिशन लेटर आपको बैंक देगा कि हाँ हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, तो वो जिला कृषि यंत्री कार्यालय में आपको जमा कराना होगा 10 दिन के भीतर। फिर यहाँ से आपको कृषि यंत्रों के कोटेशन जमा करने का बोला जाएगा कि भैया कोटेशन लेके आओ। तो कोटेशन जहाँ से भी आपको यंत्र खरीदना है वहाँ से आपको कोटेशन बनवा लें और उसको आप कृषि यंत्री कार्यालय में जमा करा दें। अब इसमें यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आपको कृषि यंत्रों की दर और सब्सिडी साइट पर सूची में देखना होती, मतलब कि कौन सा यंत्र है और उसमें अधिकतम सब्सिडी कितनी दी जा रही है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरी सूची बताएंगे और साइट से कहाँ से आपको देखना है वो भी हम बताएंगे। तो आपको फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसमें बैंक ब्याज कितना लगता है। तो बैंक ब्याज जो है अलग अलग बैंक पर निर्भर करता है। ये सामान्यतः 8.5 से 9.5% तक इसमें बैंक ब्याज लगेगा। उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो है 3% की अतिरिक्त छूट भी आपको मिलेगी। तो जैसे 9% लग रहा है तो 3% की उसमें छूट मिल जाएगी। फिर अगला सवाल इसमें पूछा गया था कि आवेदक की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगला भी पूछा गया था कि 10वीं पास का आवेदन हो जाएगा क्या। तो इसमें जो 10वीं पास का आवेदन नहीं होगा, इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी गांव में पहले से आवेदन किया जा चुका हो तो क्या हम दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे किसी गांव से आवेदन हो चुका है तो उस गांव में दूसरा कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित नहीं किया जा सकता, तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए भी हम आपके लिए इसका एक अलग से वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से हमारे जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से गांव में जो है ये कस्टम हायरिंग केंद्र पहले से स्थापित किया जा चुका है। तो आप उसमें देखकर भी मतलब पता लगा सकते हैं कि हमें आवेदन करना है या नहीं। और एक और प्रश्न था कि यदि पहले किसी यंत्र में सब्सिडी मिल चुकी है तो इसका लाभ ले सकते हैं क्या। तो ये कस्टम हायरिंग केंद्र है, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप लाभ ले पाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।